नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मानसी। सरकारी योजनाओं का फायदा समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे तभी विकास हो सकता है। सरकार हमेशा जनता से वादा करती है कि हमारी हर योजना का फायदा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा, लेकिन सरकारी योजनाएं केवल कागजों में ही बोलती हैं, अंतिम छोर तक पहुंचने में आज तक सफल नहीं हो पाई है। इसी हकीकत को जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची बूंदी जिले के 10 किलोमीटर दूर बसी एक कॉलोनी में। यहाँ के लोगों की बातें सुनकर हमें ये पता चला कि यहाँ किसी को कोई सुविधा नहीं मिलती। कॉलोनी में रोड और पानी की व्यवस्था भी नहीं है। बीमार होने पर इलाज भी फ्री नहीं होता है, जबकि वेरिफिकेशन के आधार पर कई तरीके से डॉक्यूमेंट इनके पास उपलब्ध है, लेकिन इसके बाद भी सरकार की सुविधाओं से आज तक ये लोग वंचित हैं। क्या है समाज के अंतिम व्यक्ति की समस्या? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट अंतिम व्यक्ति की आवाज। देश आज़ाद होने के बाद में महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि सरकारी योजनाओं का फायदा सभी जगह पहुंचना चाहिए और सभी तक पहुंचना चाहिए। और महात्मा गांधी ने इसमें सबसे लास्ट जो पंक्ति कही थी, अंतिम पंक्ति, वो यही थी, अंतिम पंक्ति महात्मा गांधी की, कि राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं और सरकारी योजनाएं जो भी है, अंतिम छोर तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए और उनको उन सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, तभी देश का उत्थान हो पाएगा और देश आगे बढ़ पाएगा। आज उसी को लेके हम बूंदी की इस एक कॉलोनी में हैं, जहां पे ये जो समाज है, गढ़िया लुहार समाज है, और दूसरे इसके अंदर एक दो जाति के और भी हैं जिनको सरकारी फायदा मिला या नहीं मिला, और मिला तो क्या मिला और कौन सी सरकार ने क्या फायदा दिया, इसी को लेके आज हम चर्चा कर रहे हैं। और इनके बीच में, महिलाओं के बीच में बात करेंगे कि ये कौन से समाज से, कितने साल से यहाँ रह रही है, इनको क्या सरकारी फायदा मिला है। जी पूछते हैं इनसे, क्या नाम है आपका? गंगा। गंगा, आप कितना साल से रह रहे हो यहाँ पे? हमारे को बहुत साल हो गए हमारे को रहते रहते, और हम यहाँ कादे कीचड़ में पड़े हैं, पानी भरा जाता है टपरिया में। बाप दादा यहाँ शांत हो गए, गुजर गए, यहाँ के ही वासी हैं हम रहने वाले। तो आपको अभी तक सरकारी योजना का फायदा मिला कि नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। कोई हम जाते हैं तो सुनाई भी नहीं करता है, हमारे को वापिस भगा देते हैं। कोई योजना नहीं करे है हमारी सरकार ने। सरकारी योजना को फायदा नहीं मिलने का कारण क्या? कोई कागज आपके पास कमी है? कागज आपने बनाए, आधार कार्ड, राशन कार्ड, कुछ है सब हमारे पास पूरा हमारे कोई सुविधा ही नहीं कर रहा है। हमने सब धर रखे बना बना के, पर हमारी सुनाई नहीं कर रहे। हम बहुत सालों से फिर रहे हैं। हम कलेक्टर के यहाँ जाते हैं तो हमारी कोई सुनाई नहीं है। कलेक्टर हमारे को, हम कागज लिख के देते हैं, भाई हमारे कुछ रोड बनाओ, हमारे पक्का घर बनाओ, तो हमारी कोई सुनाई नहीं करता है। अशोक डोकरे के पास गए थे एक बार, जो अशोक डोकरे ने यूँ बोला, तुम्हारे को मसानों में जमीन दे दी, वहाँ जाके रहो। तो वहाँ यहाँ जाके रहे तो ऐसी इतने कीचड़ में पड़े हैं, हमारी कोई कार्रवाई तो करो। यहाँ रह रहे हैं हम, हमारी कोई सुनाई तो करो। अभी आपको सरकारी योजनाओं का क्या क्या फायदा मिला? कुछ भी फायदा नहीं मिला। बस गेहूं मिलते हमारे को राशन पे, और गेहूं मिलते उससे हम गुजारा करते हैं, और लोया कूटते हैं और रोड पे भट्टी लगा के, और उससे हमारा लोया कूट के हम गुजारा करते हैं। देखिए, जो सरकारी योजनाएं हैं, कई टाइम से आपको फायदा नहीं मिला, लेकिन आप ये बताइए कि जो सरकारी योजना केवल गेहूं के अलावा जैसे कि दूसरी चीजें हैं जो किट मिलते हैं, और स्वास्थ्य बीमा योजना है, जैसे बीमारी में कोई इलाज फ्री होना, ऐसा कोई फायदा मिला आपको? कुछ भी फायदा नहीं मिला हमारे को। नहीं मिला। माता जी, आप बताइए, आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हो? हमने हमारे यहाँ 50 साल 60 साल हो गया। कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम कंवर है। राम कुंवर, आप ये बताओ कि 60 साल आपको रहते हुए हो गए यहाँ पे, तो हाँ। आपको सरकारी योजनाओं का क्या क्या फायदा मिला आज तक? सरकार ने क्या भी नहीं करे। कलेक्टर ने बैठ गई, कलेक्टर बैठ गया, सारा का आगे वहाँ बू कर ताला पटक पटक कर बेचा रहा था, मुझे कहीं सुनाई नहीं करे। तो आज तक आपको सरकारी योजनाओं का कुछ भी फायदा नहीं मिला? नहीं मिला, तो कुछ भी नहीं मिला। ये टपरिया बना मोटी उठे जो बगावे मारने नगर पाले वाला जो यहाँ आन पड़ा, ये टपरिया बना ले। तो एक बात बताओ, जो वोट होता है, वोट के समय आपके पास वोट मांगने के लिए कई नेता आते होंगे, हाँ तो आप वोट देते हो? हाँ, वोट दे रहा। तो वोट देते हो तो फिर वोट में आप उनसे मांग नहीं करते कि हमारे लिए ये चीजें करो? हाँ, कहाँ कर रहा थे वो मुकाम है ना, ये मालने बेटी उसमें दे रहा मुकाम, ये वोट भी दे रहा।
अच्छा। जो हमारी कायमी कार्रवाई नहीं है न तो कोई सरकार ने सुनी, न कोई प्रशासन ने सुनी हाँ आपकी। नहीं को नहीं सुने ये बोर्ड ले ले मागा गोडे छू कोई तो करशा तो पैसा ले ले बोर्ड पटकर मा तो यूं ही पटका धर्म का ही पटका मा तो जिसकी माजे छुड़ाई को तोला भाई, आप ये बताओ, आप कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? हमारे को कहीं के नाम तेने प्लाट मिला ने तो हमारे को 25 साल हो गए। अच्छा। 25-30 साल हो गया। और कहीं के ने हम 5-6 साल से पड़े, हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। और मोहिदीन चाचा को हमने वोट दिए। मोहिदीन चाचा ने शर्त पे किया था कि तुम मेरा वोट देना तो मैं तुम्हारी सविता करूंगा। तो हमारी कोई सविता नहीं करी मोहिदीन चाचा ने। जमीन मिली तो हमारे को कोई लाभ नहीं मिला। पट्टा है पट्टा इसका? नहीं है। तो नहीं। आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड जो भी है? हमारे पास सभी सबूत है, पर हमारे को वहाँ जाते हैं ना हम कलेक्टर में, तो हमारे को देने दिखाल के हमारे को कहते हैं कि बाहर निकलो। ऐसा क्यों? हाँ, नगर पालिका में भी जाते हैं ना, और लाइट की कहते हैं ना, तो हमारे ना तो लाइट भी नहीं है। और लाइट को हमारे हमने सुबह के लाइट ले रखी ने, तो इसको भी बार बार तुड़वा देते हैं। अच्छा, एक हाँ। बात बताओ, जैसे अभी पट्टा बनाने का नंबर आया था, जो जमीन आपको आवंटित हुई है, फिर भी आपका पट्टा नहीं बना? नहीं बना है। उसने बनाने की कोशिश करी थी, पर नगर पालिका ने नहीं बनवा दिया हमारा पट्टा। अच्छा, नगर पालिका आपका पट्टा नहीं बनवाया। आपके मकान कच्चे बने हुए हैं। हाँ, कच्चे हैं हमारे। अगर आपके बच्चे बीमार हो जाते तो आप उनका इलाज पैसा लगा के करवाते हो, फ्री करवाते हो? पीछा लगा के कराते हैं। कहीं कहीं प्राइवेट स्कूल में सपा का नाम है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आपको रुपए देने पड़ते हैं? हाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हाँ आपको हाँ, रुपए देते हैं? हमारे को पैसा देना पड़ता है। एक फीस का 200 रुपया ले लिए, 300 भी ले लिए प्राइवेट का। हम कहाँ से लाएंगे गरीब जाति? अच्छा, अरे ये हमारे काली बरसाती हम साल साल का कहाँ से लाएंगे? तो आपके मकान में पानी भर जाता है अरे बरसात में, मकान उस समय क्या होता है? हमारे मकान में पानी भर गया ना, इतना इतना एक गोडा गोडा होता है, मनक डूब जाए, तो हमने इन्हें बरसाती ऐसे करके रोटी बना के खाई हमने। अच्छा, ओढ़ ठीक है। ओढ़ के। तो अब आप सरकार से क्या उम्मीद करते हो कि आपको क्या हम सुविधा मिलनी चाहिए? हमारे को सविता दियो, हमारे कॉलोनी बनवा दियो, और हमारे रोड बनवा दियो, और हमारे नाले कटवा अभी दियो। वोट आने वाले हैं, आप वोट में किसको वोट दोगे, कांग्रेस को या बीजेपी को? जो हमारा काम करेगा जिसको देंगे। अच्छा, पहले किसको दिया था? पहले मोदी को दिए थे। पहले मोदी को दिया हाँ। था। अच्छा, और अभी इसने कहीं के ने इसने ये मोबाइल दिया अशोक गहलोत ने, तो कहीं के ने उस भाई भाई हमारी व्यवस्था करता है तो उसको दे देंगे। आपको मोबाइल नहीं मिला अभी तक? मिल गया, मेरे को मोबाइल भी मिल गया। अच्छा, मोबाइल मिल हाँ, गया। मैं विधवा हूँ। अच्छा, राशन का जो किट है मिलता है, राशन राशन का भी किट दो किट मेरे को दे दिया, और एक किट नहीं दिया। और राशन मेरे को गेहूं भी मिलते हैं, पेंसिल भी मिलती है मेरे को। सर हमारे को यहाँ जो बारिश होता है तो इतनी इतनी तो मिट्टी हो जाती है, तो हम बहुत परेशान होते हैं। छोटे छोटे 5-6 बच्चे हम उनको ले जाके कहाँ रहे हुए हैं। और हमारे को न तो खाने का कुछ मिलता है, ये जो राशन पानी मिलता है 10-15 किलो अनाज से, इससे कुछ भी नहीं होता है। 1 किलो किट से 1 महीने में कुछ नहीं होता है। तो हमारे को एक तो सविता चाहिए मकान बनाने की, अरे एक हमारे को जी ये रोड बन जाए हमारा तो बहुत ही अच्छा, लाइट लग जाए, नल बिजली लग जाए, और हमारे को चाहिए ही क्या। देखिए देखिए, इन महिलाओं को, जिन कॉलोनी में हम खड़े हैं अभी और यहाँ महिलाओं से बात कर रहे हैं, यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है, सारी असुविधाएं हैं। अब ये कभी तो कांग्रेस को वोट देती है, कभी बीजेपी को वोट देती है। सरकार चाहे कोई सी भी हो, प्रशासन जो है उनको पूरा फायदा सरकारी योजनाओं का यहाँ तो पहुंचा नहीं पाता, या फिर सरकार इन तक ये वो सुविधाएं पहुंचाने में असमर्थ हो रही है। तो गांधी जी की जो आज लाइन है, अंतिम पंक्ति वापस याद आती है, इनके पास सारी सुविधाएं मिलेगी और अंतिम छोर तक अगर सरकारी योजनाओं का लाभ इन अंतिम छोर तक पहुंचता है, अंतिम व्यक्ति तक, तभी सरकारी योजनाएं सफल है। लेकिन गांधी जी की आज वो की हुई बातें जरूर याद है, लेकिन अंतिम छोर तक आज तक कोई अंतिम चीज जो नहीं पहुंची है वो है केवल और केवल सुविधाएं। जो इनको सुविधाएं नहीं मिलती, उन्हीं को लेके ये लोग आक्रोशित भी हैं और अपना जीवन भी यापन इसी जगह पे कर रहे हैं। अब सरकार से आने वाले चुनाव में ये यही कहना चाह रही है कि जो हमारे को सुविधाएं देगी, हम उन्हीं को वोट देंगी और उन्हीं का साथ देंगी। एनडीटीवी इंडिया के लिए बूंदी से हरीश आचार्य की रिपोर्ट। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। पार्टियां जनता को लुभाने के लिए कई तरह के वादे कर रही हैं, लेकिन समाज का एक तबका ऐसा भी है जो हर चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करता है, फिर भी इस तबके को अपेक्षित छोड़ दिया जाता है। यह तबका है समाज के वो दिव्यांगजन जो किसी न किसी शारीरिक कमी के कारण उपेक्षित छोड़ दिए जाते हैं। इन दिव्यांगों में भले ही शारीरिक कमी हो, लेकिन उनकी बौद्धिकता और योग्यता पर संदेह नहीं किया जा सकता। क्या है इन दिव्यांगजनों की परेशानी और सरकार से क्या मांग कर रहे हैं ये लोग? जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट अंतिम व्यक्ति की आवाज़। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और भाजपा और कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वहीं एक तबका ऐसा है जो चुनावों में हर बार उपेक्षित रहता है। मैं बात कर रहा हूं समाज के उन दिव्यांग जनों की जो हर बार मतदान में अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है, लेकिन उसे उपेक्षित छोड़ दिया जाता है। इस वर्ग की क्या समस्याएं हैं, किस तरह से वे अपना मतदान करते हैं, किस तरह से अपनी सरकार का चुनाव करते हैं, किस तरह की सरकार से उनको अपेक्षाएं हैं, इन्हीं बातों को जानने के लिए हम पहुंचे हैं डीडवाना के नागौर रोड पर, जहां हमारे साथ कुछ दिव्यांग बात करने के मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं क्या इनकी समस्या हैं और क्या इनकी सरकार से अपेक्षाएं हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम इमरान है और मैं जिला अध्यक्ष हूँ दिव्यांग संगठन का। किस तरह की आपकी समस्याएं होती है? सरकार आप जो चुनेंगे, नई सरकार चुनने वाली है, तो आप किस तरह से सरकार का चुनाव करेंगे? जी, हम तो यही चाहते हैं कि जैसे कि दिव्यांगों की जो मूलभूत सुविधा है वो हमारे तक पहुँचे और पेंशन के अंदर थोड़ी बढ़ोतरी की जाए। और सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। चाहे सरकार हमारी पेंशन बंद कर दे, हमें चाहिए रोजगार। चाहे कितने भी अमाउंट हो, रोजगार हो जाएगा ना तो हमारे पास किसी चीज़ की। एक विकलांग कोटा होता है ना, फिर उसमें विकलांगों को उसमें जगह नहीं मिलती? ना, कुछ भी नहीं। और रही बात विकलांग सर्टिफिकेट की, हम चाहते हैं नई तरीके से जांच हो। जो अवैध तरीके से जो पैरों वाले हैं उनका भी विकलांग सर्टिफिकेट बन रखा है, वो हमारा हक कार्य है। तो इन कई मुद्दों को सरकार चाहे किसी की भी आए, हमारा मुद्दा उठना चाहिए और हमारे को देखना चाहिए सरकार को कि इन विकलांगों की समस्या क्या है। तो अभी आपको जो पेंशन वगैरह मिलती है, क्या पेंशन मिलती है और आपकी पेंशन कितना आपको चाहिए, क्या मांगे आप? हमारी पेंशन लगभग 1000 रुपये मिल रही है सभी को, और हम चाहते हैं इस पेंशन को बढ़ाकर 2500 या 3000 के लमसम की जाए। ये दिव्यांगों की प्रमुख मांग है। और इससे भी बड़ी मांग है रोजगार। सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा रोजगार का। रोजगार हो जाएगा तो हमें पेंशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बताइए, दिव्यांगों को इन्होंने जैसे बात की रोजगार की, क्या वास्तव में दिव्यांगों को के सामने रोजगार की समस्या है? देखिए सर, वास्तव में दिव्यांगों के सामने रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। मेरा ये मानना है कि जैसा इमरान सर ने कहा कि अगर हमें रोज़गार प्राप्त हो जाता है या हमारे लिए सरकार रोज़गार की व्यवस्था कर देती है, मैं ये नहीं कहता कि सभी को सरकारी नौकरी दी जाए, लेकिन मेरा कहना यह है कि जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन है, जिसकी जैसी योग्यता है, उसके अनुसार अगर उसको रोज़गार दे दिया जाएगा तो मेरे ख्याल से ये जो फ्री के जो अपन कहते हैं कि साहब पेंशन दे दो और इनको गेहूँ दे दो और इनको राशन दे दो, इसकी मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो आरक्षण था, उस आरक्षण को 2008 में हमारे रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ की गई। पहले हमें जो रिजर्वेशन मिलता था वो वर्टिकल रूप से मिलता था, उसको अशोक गहलोत सरकार कह दो या जो भी हमारी सरकार रही थी, उसने उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, जिसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो मैं चाहता हूं कि पुनः हम सरकार से मांग करते हैं कि उस आरक्षण को पुनः जो है वर्टिकल किया जाए। अगर आप मेरे को समय दें तो मैं उसको भी आपको समझाने का प्रयास कर सकता हूं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है। बताइए, आप बताइए। मैं बताता हूं आपको। पुराने समय में क्या था कि जो पुरानी सरकार थी, जो वो रिजर्वेशन देती थी, वो इस तरह देती थी कि भाई 100 सीट है, उसमें अगर 10 विकलांग टॉप 10 में आ रहे हैं तो उनको विकलांग नहीं मान करके उनको जनरल के अंदर उसको काउंट किया जाता था और उसके बाद में 3% आरक्षण दिया जाता था। लेकिन 2008 के बाद में उस आरक्षण को हॉरिजॉन्टल कर दिया गया, मतलब लंबवत कर दिया गया, जिसकी वजह से अगर मैं फर्स्ट भी आ रहा हूँ, 1 नंबर पे भी अगर मेरा नाम है, तो मैं उस रिजर्वेशन के अंतर्गत ही आ रहा हूँ।
जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी मेरिट ऊपर जा रही है और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इसका मतलब आपका कहना है कि सरकार दिव्यांगों को रोजगार देने में भी भेदभाव बरत रही है, तो भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोजगार के अंदर बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है और हमें ये कह दिया जाए, ये हमारे लिए ये मान लिया गया है कि इनको 1000 रुपये दे दो, इनको 1500 रुपये दे दो, इनकी जिंदगी इतनी ही है। आपका कहना है कि सरकार जो है दिव्यांगों को कृपा पात्र नहीं समझे, उनमें भी एक क्षमता है, वो भी रोजगार कर सकते हैं। तो आपका कहना है कि सरकार रोजगार दे, दया का पात्र ना समझे। दया का पात्र नहीं समझे, रोजगार दे। मैं यही कहना चाहता हूँ, किसी भी सरकार जो भी है, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि हमें दया की जरूरत नहीं है, हमें रोजगार दे, जिसकी जैसी योग्यता है उसके अनुसार उसको योगदान दे, जो भी है उसको रोजगार देवे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये पेंशन का सिस्टम है, इस पेंशन के सिस्टम को सुधारा जाए। पेंशन का सिस्टम, अगर मान लो कोई व्यक्ति 100% विकलांग है जो घर पे ही रह रहा है, मेरे ख्याल से उसका 1000 रुपये में गुजारा नहीं हो सकता। उसके लिए अलग नियम होने चाहिए, उसको 2000 5000 की एक ऐसी राशि उसको मिलनी चाहिए जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके। अब मान लो मैं 10,000 5,000 कमाने की योग्यता रखता हूँ, अगर मुझे 500 रुपये 1000 रुपये मिलते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक जो ये पेंशन का जो सिस्टम है, इसको नियमों के अंदर ला करके इसको सही तरीके से किया जाए। और ये जो मेरा आरक्षण का जो मुद्दा है, इसके ऊपर भी सरकार विशेष तौर से ध्यान दे और अपना जो ये घोषणा पत्र है या जो अभी चुनावी वादे करेंगे उनमें इनके ऊपर विशेष ध्यान दे। धन्यवाद। आप बताएं, इनका कहना है कि सरकार हमें कृपा पात्र नहीं समझे, हमें रोजगार दिया जाए। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? हाँ जी, हम सहमत हैं और आगे के लिए भी सहमत रहेंगे, हर काम में साथ देंगे और जो हमारे लिए जो हमें चाहिए वो हमें वो पूरा हक मिलना चाहिए और हम तो यही पूरी कोशिश करेंगे। सर यहाँ क्या है कि थोड़ा भेदभाव नज़र आ रहा है मेरे को। अभी देख लो, अभी स्कूटी की वितरण में देख लो, ठीक है, हमारे डीडवाना के अंदर 21 स्कूटी है, जो 30% है उनको तो स्कूटी मिल रही है और जो रियल में जिनको ज़रूरत है 70% उनको स्कूटी नहीं मिल रही है। तो इसके साथ भी कहीं ना कहीं या तो नेता का भेदभाव चल रहा है, कहीं अधिकारियों का। आपका कहना है कि सरकारी जो योजनाएं होती है उसमें भेदभाव बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल निश्चित, ये मैंने नोट किया है और मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि एक तो हमारे आरक्षण पर ध्यान दिया जाए, 4% है 12% किया जाए, ठीक है। एक ये है कि जो पंचायती होता है, पंचायती राज होता है, वहाँ पर हमारा एक कोई ऐसा पद सुनिश्चित किया जाए जिससे हम भी अपने हकों की लड़ाई लड़ सके और अपने दिव्यांगजन की मांग रख सके। इस विधानसभा में 2200 दिव्यांगजन हैं, उनकी मांगों को लेकर मुझे अध्यक्ष चुना गया, तो मेरा कर्तव्य बनता है उनकी मांगों को मीडिया तक या सरकार तक या नेताओं तक रखूं। आपने कितनी बार दिव्यांगों की बात उठाई और उस पर क्या एक्शन हुआ? कोई भी एक्शन नहीं हुआ। मैंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया था, मुख्यमंत्री से हम मिले भी थे, लेकिन पता नहीं हमारा जो मांग पत्र था वो डस्टबिन में चला गया या कहाँ चला गया, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। आप बताइए, क्या नाम है आपका? अब्दुल करीम। आप क्या काम करते हैं? कुछ नहीं करता हूँ, बेरोजगार हूँ। बेरोजगार हो? तो रोजगार की जरूरत है आपको? जी। क्या उम्र होगी आपकी? 26 साल। तो सरकार दावे तो ये करती है कि हम दिव्यांगों के लिए कई तरह की योजनाएं लाती हैं, तो उनका आपको लाभ मिलता है? नहीं मिलता है। पेंशन भी नहीं मिलती आपको? पेंशन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है। अभी जैसे इन्होंने बात की स्कूटी वितरण की, स्कूटी का लाभ मिला आपको? नहीं मिला। किसी भी तरह का कोई योजना का लाभ नहीं मिला। आप बताइए, आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ मोहम्मद इनूस और मैं विकलांग हूँ। मैं सेकेंड ईयर पास कर रहा हूँ। सब जगह फॉर्म भरा लिया मैंने, जॉब का और वगैरह का, सब का, फिर भी कोई ताक नहीं लगता है। मैं बहुत कमज़ोर हूँ और कहीं जोधपुर से दिल्ली तक कहीं भी घूम के आ गया, कोई अता पता कोई भरोसा है नहीं किसी सरकार का। और जहाँ भी जाता हूँ ना, वहाँ पे धक्के देर बाहर निकाल देते हैं कि निकलो, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपके साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल होता है कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम है ना आपको पात्रता समझते नहीं है। अभी 13 में एग्जाम दिया। हाँ, आप सफाई कर्मचारी में भी एग्ज़ाम दिया है कि हम है ना 15-20 हज़ार रुपये लेते हैं। मैं कहाँ से लेके आऊँ, कमाता नहीं हूँ। तो भ्रष्टाचार भी होता है? मतलब सब होता है सर, बिल्कुल होता है। तो कहीं आपने कोई मांग उठाई, कोई ज्ञापन दिया? कहीं ज्ञापन बहुत सारे दे दिए, यूनुस खान को दे दिया है, यूनुस खान को 10 ज्ञापन दे दिया है, मगर यूनुस खान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया।
वो तो सरकार में ही नहीं है, वो क्या करें? नहीं, पहले तो था, फिर भी नहीं आया था। और इसमें फर्क है, अब आ रहे हैं, अब कर लेंगे उनके। फिर आप बताइए, आपका क्या नाम है? अकबर अली। अकबर अली जी, क्या काम करते हैं आप? सिलाई का। सिलाई का। तो सरकार दिव्यांगों को अनुदान देती है, उनको रोजगार के लिए कई तरह की स्कीम है, उसका लाभ मिलता है आपको? नहीं मिलता है। किसी भी तरह का कोई आपने कोई फॉर्म भरा या उसको कोई? नहीं मिला है, फॉर्म भरे थे, नहीं मिले उसका कोई। फॉर्म भरे थे? हाँ, सिलाई मशीन के लिए भी भरे हैं। अच्छा। लोन के लिए भी भरा था, जो विकलांग के लिए लोन कहते हैं, उसका भी भरा था, लेकिन बैंक वाले देते नहीं है कि आप लोग वापस भरोगे कैसे। तो मतलब रोजगार के जो दावे सरकार करती है, केवल वो दावे ही हैं, आपको धरातल पर उसका लाभ नहीं मिलता? नहीं मिल रहा है। और जो अभी मेरे भाइयों ने जो बोला है वो बिल्कुल सही बात है। स्कूटी के लिए भी आवेदन किया था, लेकिन वो बोले 40 से ऊपर वालों को देंगे नहीं। उसमें उन्होंने वो उम्र लिमिट कर दी, लेकिन यहाँ पता चला कि उम्र लिमिट नहीं है उसमें। तो ऐसा है, एमएलए वगैरह हैं, वो भी इसके अंदर शामिल होंगे, मुझे तो क्या पता उसमें। तो आप भी तो वोट देते हो, तो आप इस बार अपनी समस्याओं के आधार पर वोट करोगे या जो समस्या आपकी दूर करेगा उसको आप चुनोगे? कैसे चुनोगे सर? नहीं, वो तो हमारी जो बात को समझेगा उसको ही चुनेंगे। मेरे को विकलांग सहायता के तौर पे केवल एक पेंशन मिलती है, पेंशन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। मैंने वैकेंसी जितनी भी आती है मैं उसमें फार्म वार्म भरता हूँ, पर उसका रिजल्ट ही नहीं आता। और अभी नगर पालिका कर्मचारी की वो सफाई कर्मी की भर्ती आई थी, उसमें भी मैंने फार्म भरा था, अब उसमें सीट नहीं है। और जो लोग मतलब उनको फिक्स कर दिया है, पहले हमने फार्म भरा, फिक्स कर दिया है 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। अब हम गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे सर 5 लाख रुपए? हमें रोजगार दे दो, हमें पेंशन की जरूरत नहीं है। अभी कुछ ना कुछ जो भी आप वैकेंसी निकालो, उसमें विकलांग कोटा निकालो, और उसमें भी आप जाति प्रति भेदभाव मत करो। हमें जो देना है वो सीधी दो, नौकरी देनी है तो सीधी दो, जो भी रोजगार देना है तो सीधा दो। क्योंकि हम भटक नहीं सकते, हम दर दर नहीं भटक सकते, यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ, हम चलने में असमर्थ हैं। मतलब हमारी योग्यता के अनुसार हमें काम दे दो, हम कर लेंगे। और हम भी कुछ कर सकते हैं सर, हमें कृपा पात्र मत समझो, हम कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं। हमें वो हौसला है, पर हम करें क्या? हमारे पास रोजगार नहीं है। अगर रोजगार मिल जाएगा तो हम सब कुछ कर लेंगे सर। मैं नीचे बैठता हूँ, जैसे आपके, मैं दिखाना चाहूँगा इनके पैर जो है, देखिए आप सब, इनका कहना है कि हम चलने फिरने में असमर्थ हैं। इन सब के पैरों की लगभग यही स्थिति है। तो सरकार से इनकी मांग है कि हमारे विकलांगता का मजाक ना उड़ाया जाए और हमें जो है इसका हमारी क्षमता को समझा जाए, हमारी क्षमता के अनुसार हमें काम दिया जाए। हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनवर है, मैं गांव से हूँ। कौन सा गांव? चांदबाशनी से। तो सर, इनका लोगों का सबका कहना है कि इनको रोजगार चाहिए, इनको केवल पेंशन या कोई स्कीम नहीं चाहिए। आप कितना सहमत है कि आपको भी रोजगार? हमको भी रोजगार चाहिए, लेकिन मैं गांव से हूँ वैसे, और गोली बिस्कुटों की दुकान चलाता हूँ। स्कूटी का फार्म लगाया 2022 में 23 में, लेकिन स्कूटी की तो मेरी सुनवाई हो गई, मिल गई गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अब मैं गोली बिस्कुटों की दुकान चलाता हूँ, तो उसके लिए कुछ लोन लान की सुविधा हुए, तो ऐसे मैं दुकान चला रहा हूँ किसी की। यहाँ गाँव में ग्रुप लोन चलता है, तो मेरी भाभी के नाम पे उठाता हूँ, मेरी बहन के नाम पे उठाता हूँ, उससे चल के। दिव्यांगों के लिए लोन तो होता है, आपको नहीं मिल रहा उसका लाभ। आपने कहीं फॉर्म भरा था? पता ही नहीं, तो फॉर्म कहाँ भरी? तो समाज कल्याण विभाग होता है ना, जिसमें बाकी जैसे आपने ये स्कूटी ली है, इसी तरह से लोन की भी योजना आती है। सर हम गांव से है, तो गांव में हमारे को पता नहीं चलता है का लोन। अब अपना आपका चुनाव किस तरह से करोगे? लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं। किस तरह से विधायक का चुनाव करेंगे, सरकार चुनेंगे आप? चुनाव तो देखेंगे, हमारी सुनाई करेगा, दूसरी को देंगे। तो ये थे डीडवाना के दिव्यांगजन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमें कृपा पात्र ना समझा जाए। हमारे साथ एक और मौजूद है, क्या कहेंगे आप, क्या कहना है आपका? सर मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय देकर हमारी बात को एक बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का कार्य किया, धन्यवाद। और मैं अब यही कहना चाहूँगा कि इस विधानसभा में 2200 दिव्यांगजन वोटर हैं, अब हम उन्हीं को वोट देंगे जो हमारी सुनेगा, हमारी मांगों को उच्च स्तर तक रखेगा, हम उन्हीं को वोट देंगे। और नागौर के 10 विधानसभा के अंदर 14,000 दिव्यांगजन हैं, हम सब एक ही मुद्दा होगा सबका, हमारी जो मांगे पूरी करेगा, हम उन्हीं को वोट देंगे।
तो ये थे डीडवाना विधानसभा के दिव्यांगजन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इन्हें कृपा पात्र ना समझा जाए, केवल सरकारी योजनाओं का लाभ इन्हें नहीं चाहिए, इनको पेंशन नहीं चाहिए। इनका ये कहना है कि पेंशन अपनी जगह है, लेकिन इन्हें रोजगार दिया जाए ताकि ये अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। एनडीटीवी के लिए जहीर अब्बास उस्मानी, डीडवाना।